नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मुझे अब नहीं लगता दोस्तों कि मैं आपसे अपना इंट्रोडक्शन दूं कि मैं कौन हूं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं कौन हूं ये डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। डिपेंड इस बात पर करता है कि हम क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, और उन पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, उनसे एग्जाम में कितना फंसता है दोस्तों। तो आज हम दोस्तों, जो मेरा टॉपिक होगा, मैं बात करूंगा आज आपसे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मैं सिर्फ ना केवल बात करूंगा दोस्तों, मैं उनके जो भी एग्जाम क्वेश्चन हैं उनको डील करूंगा आपके साथ, उनकी लाइफ के बारे में बताऊंगा आपको, उनके वर्क्स के बारे में बताऊंगा आपको, उनकी लिरिकल बैलेड के बारे में बताऊंगा दोस्तों, और उनके पोएटिक क्रिएशन के बारे में, रोमांटिक एज के बारे में, और जो भी उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने जो भी लिखा उस सब के बारे में। चाहे लूसी पोएम हो, चाहे एजुकेशन ऑफ नेचर की बात करते हो वो, चाहे वो पोएटिक डिक्शन की बेहतरीन बात करते हो, या फिर कॉलेज द्वारा किए गए क्रिटिसिज्म का। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो विलियम वर्ड्सवर्थ पर। दोस्तों अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करें, इसलिए हम चाहते हैं कि बुलेट पॉइंट्स के साथ हम लोग रीड करें। और अगर टाइम भी होता है किसी एग्जाम के लिए, अगर आप पढ़ते भी हैं, तो मेरा मानना होता है कि आप बुलेट पॉइंट्स के साथ उस एग्जाम में जाएं दोस्तों। तो शुरू करेंगे हम आज का वीडियो और बात करते हैं वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था वो 7 अप्रैल 1770 को हुआ था, और अप्रैल 23 यानी 23 अप्रैल 1850 में उनकी डेथ हुई थी दोस्तों। इस स्पैम को हम दोस्तों बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं कि जिससे 70 और 50, तो हम लोग इस तरीके से सीधे याद कर सकते हैं कि वो कितने साल जिए, यानी कि 50 उधर के और 30 साल इधर के, यानी कि एक्चुअली में वो जिए 80 साल। यानी कि 1770 में विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुए, 7 अप्रैल 1770 यानी 1770, और 23 अप्रैल 1850 में उनकी डेथ हो गई दोस्तों। जब हम बात करते हैं उनके मेजर कुछ फिगर्स के बारे में कि क्या उन्होंने एक्चुअली में, क्या उनका योगदान रहा, तो मेजर फिगर्स के रूप में रोमांटिक एज के वो सबसे बेहतरीन पोएट रहे। 1770 में कॉकरमाउथ लेक डिस्ट्रिक्ट में जहां उनका जन्म हुआ था, और ये लेक डिस्ट्रिक्ट वही डिस्ट्रिक्ट है जहां से टर्म आता है लेक पोएट, और उस लेक पोएट में आपके शामिल किए जाते हैं 3 पोएट्स। और अगर उनकी हम बात करते हैं कि जो उनका मोस्ट लाइफ का टाइम जो था वो लेक डिस्ट्रिक्ट में ही स्पेंड हुआ, और लेक डिस्ट्रिक्ट इतना खूबसूरत है कि वहाँ की खूबसूरती ने उनको पोएट बना दिया दोस्तों। नेचर का प्यार, नेचर के बीच में घूमना, और उनके माता पिता का बचपन छोटे में ही, मतलब छुटपन में ही उनके डेथ हो जाने के कारण वो नेचर की गोद में ज़्यादा रहे, और उसी नेचर ने उनको सिखा दिया, एक पोएटिक स्पिरिट दे दी दोस्तों। तो इसीलिए हमेशा वर्ड्सवर्थ आपके नेचर के बारे में बात करते हैं। 1791 में उन्होंने फ्रांस को विजिट किया था, और 1791 के पहले ही जो 1789 रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत प्रभावित हुए, इवन कि उन्होंने एक पोएम भी लिखी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। 1797 में जो है उनकी जो फ्रेंडशिप शुरू होती है कॉलेज के साथ। एक्चुअली में जो फर्स्ट मीटिंग थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज की फर्स्ट मीटिंग कब थी। तो फर्स्ट मीटिंग बिल्कुल आपको याद रखनी होती है कि फर्स्ट मीटिंग जो है वर्ड्सवर्थ के साथ 1794 में थी, लेकिन जो फ्रेंडशिप, लिटरेरी फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है वो 1797 में, और 1794 में जो है वर्ड्सवर्थ और कॉलेज की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग ने एक बेहतरीन जन्म दिया, और वो जन्म था रोमांटिक एज का। और उस रोमांटिक एज में जो शुरुआती दौर रहा, उसमें लिरिकल बैलेड पब्लिश हुई 1798 में, जो कंबाइंड जो है एक कलेक्शन था पोएम्स का, और वो पोएम्स थी नेचर पोएम्स और सुपर नेचुरल पोएम्स। नेचर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ और सुपर नेचुरल पोएम बाय एसटी कॉलेज, और 1798 माइलस्टोन साबित हुआ, और रोमांटिक एज की शुरुआत हो गई दोस्तों। जो ये लिरिकल बैलेड रहा, ये सबसे ज़्यादा जो है बेहतरीन वर्क, डॉक्यूमेंट एक कंसीडर किया जाता है रोमांटिक एज का। और फिर जो दूसरा आपका सेकेंड एडिशन आया लिरिकल बैलेड का, वो 1800 में आया। जब हम बात करते हैं दोस्तों कि वर्ड्सवर्थ की सब्जेक्ट मैटर क्या रहा पोएट्री का, तो उनके हम जो बात उन्होंने अपने लिरिकल बैलेड के सेकेंड एडिशन यानी कि 1800 में, दोस्तों ये पॉइंट यहाँ पर रिमेंबर करने लायक है कि पोएटिक डिक्शन की बात वर्ड्सवर्थ ने किस लिरिकल बैलेड में की थी, तो लिरिकल बैलेड का सेकेंड एडिशन था जो 1800 में आया था। और उन्होंने उसमें ये कुछ बातें कही थी जिनके बारे में मैं दोस्तों आपको बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वो बातें थी पोएट्री शुड डील विद, कि पोएट्री किसके साथ डील होना चाहिए। उन्होंने बताया कि एवरीडे सिचुएशन के साथ, इंसिडेंट्स के साथ, ऑर्डिनरी पीपल के साथ, और रूरल पीपल के साथ, होमली ऑब्जेक्ट्स के साथ पोएट्री को डील होना चाहिए। और रीजन इसके पीछे क्या था कि जो मैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा नेचर के क्लोज होता है, सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन जो है नेचर और नेचर सिविलाइजेशन से दोनों एक दूसरे के प्रभावी होते हैं, इसीलिए उन्होंने एक बात कही। वो बात ये रही कि पोइट्री को जो होना चाहिए इन कॉमन लैंग्वेज विद कॉमन सब्जेक्ट एंड कॉमन थीम के साथ जो है हमारी पोइट्री को डील होना चाहिए और कॉमन मैन के साथ पोइट्री को डील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके न्यू क्लासिकल एज में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर क्या था, पोइट्री का जो काम था केवल इंस्ट्रक्शन था, केवल सटायर थी और अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का जो है बोलबाला था। जब हम बात करते हैं दोस्तों पोएट की इमेजिनेशन के बारे में, तो उनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग रही दोस्तों। जो एवरीडे लाइफ के बारे में उन्होंने बात की और इमेजिनेशन की जो बात की दोस्तों, तो उनकी इमेजिनेशन की बिल्कुल बेहतरीन मैं कद्र करता हूं और आपको भी उनके बारे में एक बार सोचना चाहिए कि वाकई जो उनका इमेजिनेशन रहा कि पोइट्री कॉमन और नेचर के बीच में पोइट्री होना चाहिए, कॉमन सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए और स्प्लेंडर जो भी हो आपका, यानी कि जो भी स्प्लेंडर आप डालते हैं उस पोइट्री में वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कॉमन ही होना चाहिए। और जो अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर की वर्ड्सवर्थ ने क्या था पोइट्री का, तो उन्होंने कहा टू थ्रो ओवर द इंसिडेंट एंड सिचुएशन ऑफ कॉमन लाइफ अ सर्टेन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन वेयर बाई मीन्स ऑफ विच ऑर्डिनरी थिंग्स शुड बी प्रेजेंटेड टू द माइंड इन द अनयूजुअल वे। तो उन्होंने इस संबंध में बात की। द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री के बारे में जब वो बात करते हैं दोस्तों, तो लैंग्वेज शुड बी फैमिलियर, सिंपल और ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज होना चाहिए। बिकॉज जो लोग होते हैं, यानी कि जो ग्रामीण लोग होते हैं, जो नेचर के क्लोज रहने वाले लोग होते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं दोस्तों। अगर पढ़े लिखे भी होते हैं तो बहुत हम्बल होते हैं, कंट्री मैन होते हैं। उनका मानना था कि इसीलिए पोइट्री को फैमिलियर, सिंपल और ऑर्डिनरी लोगों की भाषा में होना चाहिए, जिससे कि लोगों से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम की कोई जटिल बात करें, किसी फिलॉसफी की बात करें पोइट्री में, जिससे कि लोग उसको समझ ही ना सकें दोस्तों। तो इसलिए उन्होंने जो है पोइट्री को सिंपल होने की बात की। और पोएट की आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, उन्होंने बात की कि पोएट की आइडेंटिटी क्या होना चाहिए कि पोएट क्या होता है कि नॉट ए मैन इन एवरी टावर, यानी कि पोएट कोई ऐसा मैन नहीं है कि जो सेपरेटेड हो सोसाइटी से। पोएट हमारे ही बीच का कोई आम आदमी होता है जो पोएट बनता है, जो पोएट्री क्रिएशन करता है। तो इसीलिए उस पोएट को हमेशा याद रखना चाहिए कि कॉमन शब्द को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। द कैपेबिलिटी टू पेनिट्रेट द हार्ट, द एसेंस ऑफ थिंग्स, यानी कि जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति जीवन में सुख और दुख को अनुभव करता है, वैसे ही एक पोएट भी अपने जीवन में सारी चीज़ों को सुख और दुख को अनुभव करता है। और एक पोएट का कार्य क्या होना चाहिए, उसका कार्य का होना चाहिए कि उस ब्यूटी को रिवील करना, उन सारे साइड्स को रिवील करना जो आपके नेचर में है। टू टीच मैन हाउ टू इंटर इन कम्युनिकेशन विद नेचर, और आदमी को ये बताना चाहिए कि नेचर के साथ कैसे तारतम्यता बैठानी चाहिए। रूसो, जो जीन जैक्स रूसो थे, जिन्होंने कहा था रिटर्न टू नेचर, क्योंकि उनका मानना था कि व्यक्ति सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है और उसकी जो मोरल है, मोरलिटीज़ है, वो ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए इस विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि व्यक्ति को नेचर के नज़दीक होना चाहिए। To show them how to understand their feelings and how to improve their moral beings। और जब हम बात करते हैं क्रिएटिव एक्ट ऑफ पोइट्री की वर्ड्सवर्थ के बारे में, तो उन्होंने नेचुरल एक्सप्रेशन को बहुत ही ज़्यादा जोर दिया। लेक डिस्ट्रिक्ट में रह करके उन्होंने सुंदरता को वहाँ को देखा, वो डैफोडिल का साइट रहा हो, या फिर ये कहिए फ्रेंच रेवोल्यूशन रहा हो, या तो फिर लीच गेदर रही हो पोएम। ऐसे इन सारी जगहों पर उन्होंने एक कॉमन चीज़ को दिखाने की बेहतरीन कोशिश की है दोस्तों। और जब हम और आगे बात करते हैं कि क्रिएटिव एक्ट ऑफ पोइट्री, यानी कि पोइट्री का जो क्रिएटिव एक्ट क्या होता है, तो एक ऑब्जेक्ट होगा, फिर उस ऑब्जेक्ट के बारे में पोएट देखता है, सोचता है, समझता है, सेंसरी एक्सपीरियंस लेता है, उससे इमोशन लाता है और उन मेमोरीज को रिकलेक्ट करता है जो उसके पास्ट में कभी रही होंगी, और फिर उन मेमोरीज के साथ इमोशंस को जोड़ करके पोएम एक क्रिएट करता है। फिर रीडर उसको पढ़ता है और रीडर भी सेम उन्हीं इमोशंस को ले आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रहा हम जो वर्ड्सवर्थ के बारे में बात कर रहे थे। जो वर्ड्सवर्थ की मेन थीम है पोएटिक क्रिएशन की, तो वो चिल्ड्रन और चाइल्डहुड के साथ वो डील करते हैं। जैसे कि उनकी जो पोएम है, आपने देखा कि जो उनकी पोएम है, उन पोएम्स में उन्होंने एक्चुअली में चाइल्डहुड की बात क्यों की, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो एक्चुअली में उन पर जो प्रभाव रहा वो नेचर के बीच का रहा, क्योंकि वो बचपन में नेचर के बीच में बहुत ज़्यादा रहे, उसका वो प्रभाव रहा। और इस चाइल्डहुड के लिए उन्होंने कहा ना कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यानी उनका कुल मिलाकर के ये उद्देश्य ही था कि जो चाइल्ड होता है इनोसेंस होता है और नेचर भी एकदम इनोसेंस होता है, दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट रहता है, दैट इज़ द वेरी फोकसिंग थिंग। और जीन जैक्स रूसो ने भी जो है जहाँ तक ये बात की थी कि चाइल्डहुड के बारे में कंप्लीटली रिवर्स्ड विजन ऑफ चाइल्डहुड, और अ फ्रेंच फिलोसफर एंड राइटर इंस्टीड डेवलप्ड ए कंप्लीटली रिवर्स्ड विजन ऑफ चाइल्डहुड। और जीन जैक्स रूसो ने इसके बिल्कुल विपरीत बात की थी।
उन्होंने, उनका मानना था ही बिलीव दैट मैन इज़ गुड बाय नेचर बट करप्टेड बाय सोसाइटी। उनका मानना था कि मैन जो है, रूसो का मानना था कि जो मैन जो है एकदम बहुत ही ज़्यादा गुड होता है नेचर से, लेकिन जब वो सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है तो उसकी जो है मोरल बीइंग्स खत्म हो जाती हैं। चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ मैंस लाइफ, और उन्होंने बताया कि यही एक स्टेट होती है चाइल्डहुड जब लोग नेचर के करीब होते हैं, और यही सब्जेक्ट रहा वर्ड्सवर्थ की राइटिंग का। वर्ड्सवर्थ लाइक ऑल रोमांटिक पोएट्स न्यू रूसो आइडियाज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज थियरीज, और रूसो के जो आइडियाज़ थे, यानी कि जो रूसो के आइडियाज़ थे, उनसे जो है वर्ड्सवर्थ की फ़िलॉसफी हमेशा जो है प्रभावित रही। चाइल्डहुड व्हेन मैन इज क्लोज टू गॉड कैन परसीव गॉड एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड ही कैन परसीव। और जो इनकी ये मेन थीम्स में रही, तो नेचर, जैसे उन्होंने नेचर को किस रूप में दिखाया, अ कंट्री साइड अपोज टू द टाउन, और कंट्री साइड अपोज, उन्होंने हमेशा कंट्री साइड की बात की कि जो है वेस्टमिनिस्टर एबी वगैरह जो पोएम लिखी, सॉलिटरी रिपर वगैरह लिखी, तो हमेशा उन्होंने बताया कि जो एक्चुअली में जो आपके टाउन वगैरह हैं, तो वो टाउन वगैरह एकदम नेचर के माध्यम से, वो तो एक तरीके से बैरन है, लेकिन जो एक्चुअली में जो कंट्री साइड है वो फुल है किससे, आपके कॉमन मैन से, कॉमन साइड से, ब्यूटी से, ये सारी चीज़ों से, और सोर्स ऑफ फीलिंग भी उनका रहा। और नेचर को उन्होंने गाइड, गार्जियन, मदर और मोरल बीइंग क्या क्या उन्होंने कंसीडर नहीं किया। दोस्तों इसके बारे में और हम आगे जो बात करते हैं, हम बात करेंगे कुछ और एग्जाम पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगा, मैं अगले वीडियो में आपको जल्दी ही, और आज ही मैं आपको जल्दी ही वर्ड्सवर्थ के सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट्स होंगे, बुलेट पॉइंट्स होंगे, उनको मैं जल्दी ही अपलोड करता हूँ। ये तो रहा हमारे वर्ड्सवर्थ के बारे में जो एक नॉर्मल व्यू था, जो नॉर्मल परसेप्शन था, जो नॉर्मल उनकी थियोरीज रहीं, उनके बारे में दोस्तों ये वीडियो रहा। अब उनका जो अगला मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो होगा उनके वर्क्स और एग्जाम पॉइंट्स को लेकर के, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहीं से होगा दोस्तों। तो धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।